हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 12। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बिल्कुल एक नई सीरीज़ शुरू की है फिज़िक्स के लेक्चर्स की। क्लास 12 के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी बन चुका है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं चार्जिंग के, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो बेटा हमारा सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने डिस्कस की थी। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ जाके आप पहले 2 लेक्चर्स देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 और आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने कूलम्ब्स लॉ लिखी हुई है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको अब एक्सप्लेन करूँगा। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो सिमिलर चार्ज हैं दे रिपेल ईच अदर, और जो अपोजिट चार्ज है दे अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो चार्जेस हैं एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 चार्जेस रेस्ट में है देन दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। दीज फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो डिपेंड करता है चार्जेस पे। अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव होंगी, अपोजिट चार्ज है तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी। तो वो जो फोर्सेस लगेंगी उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनका एक्सप्रेशन जो है, उनकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें कैसे पता लगती है? कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है जी, कैसे पता लगती है वो हमें? कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे हमें वो चीज़ पता चलती है। तो उसी को अब हम स्टडी कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, तो कूलम्ब्स लॉ बेटा क्या बोलती है? स्टेटमेंट आपके सामने है कि जैसे सपोज मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये है, एक ये चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q1। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1। और एक चार्ज मेरे पास ये है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q2। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कितनी है? R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलती है बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 चार्ज जो हैं सिमिलर हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ विद फोर्स F, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ विद फोर्स F। तो कूलम्ब्स लॉ हमें इस फोर्स के बारे में ही बताती है। तो स्टेटमेंट दोबारा से देखो, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्स लगेगी, नंबर 1, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। मतलब कूलम्ब्स लॉ बोलती है कि ये जो फोर्स लग रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कि जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, इन दोनों की प्रोडक्ट के फोर्स क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा, मतलब F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। समझ में आ गया सबको? सिमिलरली ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही बेटा कूलम्ब्स लॉ दूसरे नंबर पे क्या बोलती है कि जो फोर्स लगेगी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मीन्स इन 2 चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्केयर के फोर्स क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियर है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन के फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सेकंड इक्वेशन के फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जब दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूँ तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से मेरे पास कूलम्ब्स लॉ क्या बन जाती है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस R है, इस डिस्टेंस के स्केयर के फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाता हूँ इनके बीच की तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगी। तो ये हमारी आ जाती है बेटा कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो देखो क्या बनती है? F इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट आ गया K इंटू Q1 Q2 बाय R स्केयर। तो ये हमारी बन गई कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया K, और बाद में साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की इसकी वैल्यू, और क्या पाया गया कि ये जो कांस्टेंट K है ये किसके इक्वल है? इस K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है इस कांस्टेंट K की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बच्चे जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस।
तो परमिटिविटी क्या होती है? अब ये जो सिंबल है इसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट, और किसको रिप्रेजेंट करता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है ये आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना ही ध्यान रखो कि किसके को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ोगे। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि परमिटिविटी क्या होती है, कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस होने दे सकता है, उसे बोलते हैं उसकी परमिटिविटी, ठीक। अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि लेक्चर नंबर 3 है, तो अभी के लिए ऐसे याद रखो, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। और यूनिट इसकी बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उल्टी लिख दी मैंने यूनिट बेटा, यूनिट इसकी बनती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट गलत लिख दी थी पहले, तो ये इसकी यूनिट बनती है। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट के है बेटा वो किसके को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो कांस्टेंट के की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कांस्टेंट के बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो देखो क्या बनेगा 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख दो 8.85 इंटू 10⁻12। सारा सोल्व करके ये जो कांस्टेंट के होगा ये हमारे पास आ जाता है बच्चे, कांस्टेंट के जो है मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के, 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल्स में हमें यही यूज़ करनी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में? 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? तो ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ सिंपल फॉर्म में बेटा क्या बन गई? कूलम्स लॉ क्या बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। आई थिंक आपको कूलम्स लॉ अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को ही, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। अभी जो मैंने आपको बताई है कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है कूलम्स लॉ की? स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो बेटा क्या है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स पढ़े हैं ना क्लास 11th में। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास दोनों हो, डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो। तो मतलब यहाँ हम जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन की भी बात होगी यहाँ पे। तो देखो, तो हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक पॉइंट चार्ज ये जिसपे Q1 चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये जिसपे Q2 चार्ज है। सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज कितनी है? ये R। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पे फोर्स। अब हमने माना Q1 चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये है, रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, और उस फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया F21 से, ठीक है। ये फोर्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? F21। मतलब यहाँ F21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो F21 क्या है? बेसिकली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। मतलब Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स वो है F21। सिमिलरली बेटा Q2 चार्ज भी Q1 फोर्स पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इस तरफ, वो हो जाएगी F12। क्या हो जाएगी? F12। F12 क्या है यहाँ? अब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्स आएगी हमारी F12 वो क्या बन जाएगी? फोर्स ऑन चार्ज Q1
ड्यू टू Q2, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से दो फोर्सेस मिल गई, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है। अब इन फोर्सेस को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने फर्दर यहाँ पे क्या लेनी है, डायरेक्शंस। देखो अगर मैं Q1 वेक्टर से कहाँ जाता हूँ, Q2 की तरफ, तो उसको ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है R12, ठीक है। हमने एक वेक्टर लिया R12 जो कौन सी डायरेक्शन देता है हमें, 1 से 2 तक की डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली एक वेक्टर और लिया हमने R21, ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, जब हम चार्ज 2 से कहाँ जाते हैं, चार्ज 1 की तरफ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और R12 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, समझ गए। अब मैं कूलम्ब्स लॉ लिखने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बेसिकली क्या है मेरे बच्चों, कि अगर मैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ कि F12, ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स F12 ये क्या होने वाली है वेक्टर फॉर्म में। पहले तो हम सिंपल जो हमने अभी तक सीखा है कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्केयर, ये तो हमने अब तक सीखा है। हम स्केलर फॉर्म लिख देंगे पहले तो सिंपल, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्केयर, ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन मैं तो कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखने वाला हूँ, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने वाला हूँ, इसका मतलब अब मैं डायरेक्शन की भी बात करूँगा, मुझे तो यहाँ इस फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं, अब देखो F12 फोर्स कहाँ लग रही है, F12 फोर्स इस तरफ, जहाँ मार्कर जा रहा है देखो F12 फोर्स इस तरफ लग रही है। अब F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ये वाला है या ये वाला है, अगर आप ध्यान से देखो F12 फोर्स इस तरफ लग रही है, R12 वेक्टर इस तरफ जा रहा है और R21 वेक्टर इस तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब F12 फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R21, F12 भी इधर लग रही है, R21 भी इधर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको ये जो मैग्नीट्यूड आया फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कौन से वेक्टर से, R21 वेक्टर से। लेकिन मैं R21 वेक्टर से ना मल्टीप्लाई करके इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए इस मैग्नीट्यूड को फोर्स के किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R21 यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर सबको पता है क्या होता है, +1 में पढ़ के आए हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोला जाता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दिस मैग्नीट्यूड, तो इसके 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ बन गई हमारे पास, किसमें बन गई बेटा, वेक्टर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, F12 मेरे पास बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैं इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही आएगा बच्चे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें R21 वेक्टर क्या दिखाता है, 2 से 1 तक की डायरेक्शन। तो 2 से लेके 1 तक कितनी डिस्टेंस है, 2 से लेके 1 तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, R है ना। चार्ज 2 से चार्ज 1 तक की डिस्टेंस R है, तो इसका मतलब R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह R पुट कर दूंगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 अपॉन R, यही आ जाएगा बेटा। तो R स्क्वायर इंटू R क्यूब, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये फोर्स F12 का एक्सप्रेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई अभी तक भी अगर वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर कर दो, ठीक है। तो ये तो फोर्स F12 निकाली बच्चे हमने। सिमिलरली हम कौन सी फोर्स निकाल सकते हैं, F21। तो देखो F21 फोर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो अगर मैं फोर्स निकालता हूँ F21 तो देखो क्या आती है, यहाँ पे आ गया F21, तो ये क्या आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब F21 की डायरेक्शन मुझे लेनी पड़ेगी। अब F21 किस डायरेक्शन में लग रही है, ये है F21 इस डायरेक्शन में लग रही है। अब F21 की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, R12 वेक्टर। कौन शो कर रहा है,
R12 वेक्टर, F21 इधर लग रही है और R12 वेक्टर भी इधर लग रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा R21 यूनिट वेक्टर से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? R21 यूनिट वेक्टर से। तो इसका मतलब ये F21 मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर मैंने मल्टीप्लाई किया। तो फिर से जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा, हम इसको मैग्नीट्यूड, इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर को R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओह गलत लिखा गया बच्चे मेरे से, हम फोर्स ले रहे थे F21, तो F21 फोर्स इस तरफ है और F21 की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है R12, तो यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर आना था, ठीक है। और R12 यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब इसका वेक्टर R12 क्या है? 1 से 2 तक की डायरेक्शन। अब 1 से 2 तक की डिस्टेंस कितनी है? R, तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R होगा। तो हमारे पास बन जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से मैंने फोर्स निकाल ली, F12 भी वेक्टर फॉर्म में लिख ली और फोर्स F21 भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख ली। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कूलम्ब्स लॉ की? अब मैं बताता हूँ कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो हमने अभी पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस देखो बच्चे क्या है इसकी, अगर आप ध्यान से देखो तो R12 वेक्टर और R21 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं। R12 वेक्टर जो है वो -R21 के इक्वल है ना, एक दूसरे के अपोजिट है ना। R12 इधर जा रहा है, R21 इधर आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, नेगेटिव वेक्टर्स हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब मैं R12 को -R21 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन में R12 की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। R12 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? माइनस के R21 तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो आपके पास फोर्स बन गई F21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर, यही बन गया। अब इसको ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21, ये किसके इक्वल है? F12 के इक्वल। तो इसके सारे की जगह मैं F12 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस के F12। तो दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ ये प्रूव करती है कि ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं ना देखो एक दूसरे के। तो इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि उससे हमें पता लगता है कि ये दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। और तीसरा, ये जो फोर्सेस हैं किसको ओबे करती है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। न्यूटन्स थर्ड लॉ 11th में पढ़ के आए हो, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि ये इस पे जितनी फोर्स लगाता है उतनी फोर्स ये इस पे लगाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं सीबीएसई में। तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब तो कर ही दो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।